हेलो एवरीवन, आपका वापस से स्वागत है पॉलिटी प्रवाह के इस मैराथन सेशन में। और अब हम इस सेशन 3 में आ रहे हैं। तो सेशन 2 हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं। और ये सेशन मैं आपको पहले से ही बता दूं, ये आपके मैराथन का ना सबसे इमोशनल, सबसे फिलोसॉफिकल और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे एक्सप्लोसिव सेशन होने वाला है। अब आप पूछोगे क्यों? तो देखो, क्योंकि प्रियम्बल जो है ना वो सिर्फ एक 85 वर्ड्स का एक पैराग्राफ नहीं है। ये एक सपना है जो 1947 में देखा गया था, और आज 2026 में भी ना ये पूरा नहीं हुआ है। ये एक प्रॉमिस है जो इंडियन स्टेट ने अपने लोगों से किया था। और उसके अलावा ये एक, आप समझ सकते हो, इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ बैटल फील्ड, जहां सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये डिसाइड किया है कि इंडिया है क्या और इंडिया क्या नहीं है। समझ रहे हो? अब मैं आपको एक सवाल देता हूँ, बड़ा ही सीधा और बड़ा ही एक, उसको आप कह सकते हो, इट वॉज अ ब्रूटल क्वेश्चन, कि अगर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है तो क्या सुप्रीम कोर्ट प्रियम्बल को इंटरप्रिटेशन के लिए यूज कर सकती है? क्या पार्लियामेंट प्रियम्बल को अमेंड कर सकती है? क्या सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड्स ये प्रियम्बल में होने चाहिए? ये 3 सवाल हैं। 3 अलग सुप्रीम कोर्ट केसेस से ये रिलेट करेंगे, और आज हम उन तीनों का जवाब ही लाएंगे। और यही हमारी प्रियम्बल की कोर डिस्टिंक्शन होने वाली है। अंडरस्टूड? तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो टेक्स्ट से शुरू करते हैं कि ये आखिर प्रियम्बल आखिर है क्या। ये तो हम सबको पता ही है, पिछली क्लास में हम पढ़ के आ ही चुके हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से आया था। पंडित जी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, है ना। तो टेक्स्ट जो है प्रियम्बल का, बड़ा ही कुछ ऐसा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. So in our constituent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. एक एक वर्ड बड़ा डेलिबरेट है, एक एक वर्ड जो है वो डिबेटेड था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। तो अब इसे एक डाइसेक्ट करते हैं, एक एक वर्ड को इस प्रियम्बल के। देखो, प्रियम्बल जो है आपका, ये प्रियम्बल सीधा नहीं आया है ना। इस प्रियम्बल की जो एक्चुअल जर्नी है, उसकी शुरुआत होती है आपके 13 दिसंबर 1946 को, जब नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आपके ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस को इंट्रोड्यूस किया। उस समय नेहरू जी ने यह कहा था कि दिस रिजोल्यूशन इज इन नो वे binding upon the assembly, but it will point out the way, the historic way in which the constituent assembly is going to proceed. अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में आप देखो क्या क्या था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में आपके वर्ड थे सॉवरेन, सॉवरेन, इंडिपेंडेंट, रिपब्लिक। उसके अलावा जस्टिस वहां पे था, इक्वेलिटी की बात करी गई थी, फ्रीडम की बात करी गई थी। मतलब वही चीजें हैं जो बाद में आपके प्रियम्बल में आई है। लेकिन एक बड़ा मेजर डिफरेंस जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में था, कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में सेक्युलर और सोशलिस्ट दोनों ही वर्ड नहीं थे। डेमोक्रेसी को भी एक्सप्लिसिटली उस तरीके से यूज नहीं किया गया था जिस तरीके से अभी आपने लिखा है। अंडरस्टूड? तो सेक्युलर और सोशलिस्ट वर्ड ये प्योरली प्योरली आपके 42nd अमेंडमेंट एक्ट की ही देन है। अदरवाइज ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में उनके बारे में कोई बात थी, और ना ही ओरिजिनल
प्रियम्बल में कोई चर्चा थी। चर्चा से मेरा मतलब है डायरेक्टली वर्ड्स नहीं थे, बट ऑल्दो हमने ये पिछली बार भी देखा था कि इंडिया कोई सेक्युलर जो है वर्ड लिखने से नहीं हुआ। इंडिया बाय नेचर शुरू से सेक्युलर कैरेक्टर फॉलो करता है ना। अब 22 जनवरी 1947 को आपके क्या होता है? ये 13 दिसंबर की बात हमने कर ली थी, अब हम बात कर लेते हैं सर 22 जनवरी 1947 की। ये यूनानिमसली आपके जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को आपने अडॉप्ट कर लिया। ठीक है। और ये यहीं से शुरू होता है क्या, आपके प्रियम्बल का ब्लूप्रिंट। फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी क्या करती है, इसको और रिफाइन करती है। और 26 नवंबर 1949 को जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ, तो प्रियम्बल उस फॉर्म में ही था जो आज हम जानते हैं। माइनस कर दो बस दो चीज को, सोशलिस्ट सेक्युलर और एक वर्ड इंटीग्रिटी जो आपके 1976 में आया है। अंडरस्टूड। चलिए, तो अब शुरू करते हैं डिकोडिंग अपने प्रियम्बल की वर्ड बाय वर्ड। तो सबसे पहले देखो, प्रियम्बल शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से। किससे शुरू होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया से। एक एक डिबेट हम शुरू करते जाते हैं। अब ये सिर्फ कोई एक पोएटिक ओपनिंग नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी है सर। ये चीज, ये जो वर्ड है, ये डिक्लेयर करता है कि पॉपुलर सॉवरेनिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी किसी राजा से नहीं आती है, या किसी ब्रिटिश क्राउन से नहीं आ रही है, या कोई गॉड से नहीं आ रही है, कोई डिवाइन अथॉरिटी से। ये पीपल से आती है, मतलब हम लोगों से आती है ये। तो ये किस कॉन्सेप्ट को शो करता है आपके? पॉपुलर सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट को शो करता है। डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को अपनी फाइनल स्पीच में ये कहा था कि ऑन द 26 ऑफ जनवरी 1950 इंडिया विल बी एन इंडिपेंडेंट कंट्री। व्हाट वुड हैपन टू हर इंडिपेंडेंस? Will she maintain it or will she lose it again? So, if the parties were placed creed above country, our independence will be put in jeopardy a second time and probably be lost forever. तो वी द पीपल जो ये वर्ड है, ये एक वार्निंग भी है कि पीपल के नाम पर बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन, ये पीपल्स की जिम्मेदारी है उसकी रक्षा करना। दिस इज व्हाट योर फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज सेइंग। तो आप लोगों को भी ये समझना चाहिए, व्हाई वी आर ऑलवेज सेइंग कि वी यू मस्ट बिहेव लाइक एन एक एक आपको जो है एक इंटेलेक्चुअल एक है ना सिटीजन की तरह बिहेव करना चाहिए। एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह आप सबको बिहेव करना चाहिए। आप सबको एक लॉ अवेयर सिटीजन की तरह बिहेव करना चाहिए। राइट टू वोट, ये किसी आपका उसका वो नहीं है। इट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट, इट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। ये आपकी संवैधानिक जिम्मेदारी है, जो आप इस वी द पीपल ऑफ इंडिया जो है ये आपके ऊपर ये चीज लेता है। ये आपका बनाया हुआ संविधान है सर, आपकी जिम्मेदारी है इसको इसको बचाना। ऐसा किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है। ये वाली चर्चा हम कर ही चुके हैं कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनेक्टेड है, कोई ग्रांटेड नहीं है, गिवन नहीं है। ऑल दो वर्ड गिवन उसमें हमने लिखा है, वी द पीपल डू हियर बाय अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ। ये जो फ्रेज है, ये सॉवरेन सेल्फ गवर्नेंस का डिक्लेरेशन है। इसे हमें किसी बाहरी अथॉरिटी ने नहीं दिया है। सो ये क्या है? ये बॉटम अप लेजिटिमेसी है। ये इसके अलावा क्या चीज दिखाता है ये एक नया वर्ड मैं आपको दे रहा हूँ, है ना, बॉटम अप लेजिटिमेसी है ये। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं कीवर्ड्स की प्रियम्बल के, है ना। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले वर्ड से, दैट इज सॉवरेन से। मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, नोट्स आपको बराबर मिलते रहेंगे, तो लिखने की जरूरत नहीं है कुछ भी, ना मुझे ना आपको। तो सॉवरेन जो है, इसका मतलब होता है कि पूरी तरीके से आप स्वतंत्र हैं, मतलब अंदर से भी और बाहर से भी, एक्सटर्नली एंड इंटरनली आप फ्री हैं। ठीक है। अब इंटरनल सॉवरेनिटी का मतलब समझो कि इंडिया अपनी टेरिटरी के अंदर सुप्रीम अथॉरिटी है। कोई भी डोमेस्टिक ग्रुप चाहे कितना भी पावरफुल हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है। एक्सटर्नल सॉवरेनिटी की अगर मैं बात करूं,
तो इंडिया जो है वो किसी भी फॉरेन पावर को अपने इंटरनल मैटर्स में दखल नहीं देने देता है। इंडिया भले ही यूएन का मेंबर होगा, लेकिन यूएन इंडिया पर कोई भी लॉ बिना उसकी मर्जी के इम्पोज नहीं कर सकता। अगर हम रेटिफाई करते हैं सामने से, तो वो लॉज हमारे ऊपर लागू हो जाते हैं। बट अदरवाइज ऐसा नहीं होता है कि यूएन ने वो लॉ पास करा और चलो जी आज से ही आपके भी लागू नहीं। जब तक हम रेटिफाई नहीं करेंगे उसको हमारे देश में, वो लागू नहीं होगा। देखो, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल आता है कि क्या जो इंडिया है वो अपनी सॉवरेनिटी के कुछ पार्ट्स ट्रीटी के जरिए कुछ ट्रीटीज कर ले और उसके थ्रू वो दूसरे कंट्रीज या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसको दे सकता है क्या? भाई जैसे मान लो यूरोपियन यूनियन में मेंबर स्टेट्स है, तो उन्होंने अपनी कुछ कुछ सॉवरेनिटी जो है वो यूरोपियन यूनियन को दी है। तो क्या ऐसा कुछ हम कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कॉमन करेंसी उन्होंने कर दी वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं ना ईयू के अंदर। वो आईआर की मैराथन जब आएगी तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। अब मुझे ये बताओ भाई, क्या आपको ऐसा लगता है कि हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? तो देखो ना, आपको सोचना है ना मुझे सोचना है। सुप्रीम कोर्ट इस पे बारे में सोच चुकी है और वो जवाब दे चुकी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, ऐसा कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं करना चाहिए। प्रियम्बल में जो सॉवरेन वर्ड लिखा है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये आप सब ध्यान रखेंगे। कोई भी ट्रीटी जो इंडिया को जेन्युइनली नॉन सॉवरेन बना दे, वो ट्रीटी अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगी। ऐसा किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अंडरस्टूड? सॉवरेन आप अंडरस्टूड कर गए सारी चीज। इसमें मैंने आपको अभी तक एक बॉटम अप लेगेसी, लेजिटिमेसी, और दूसरा आपका ये वाली चीज के ईयू की तरह मान लीजिए अगर हम भी किसी पर्टिकुलर चीज में और सुप्रीम कोर्ट हमसे ये कहे, तो ये दो डायमेंशन तो अब तक ऐसी है जो आई होप सो कि आपने अब तक नहीं पढ़ी होगी कहीं पर भी, है ना? तो इसी तरीके की चीजें आपको पॉलिटी प्रवाह पे कंटिन्यूअसली मिलती जाएंगी, जहां पे हम आपसे बहुत इन डेप्थ नॉलेज और बहुत इन डेप्थ चीजों को डिस्कस करेंगे, जो आपके आंसर्स को बहुत इनरिच करेंगी, आपके आर्ग्यूमेंट्स को स्ट्रेंथन करेगी और आपको डिफरेंट बनाएगी और लोगों से, है ना? चलिए, तो अब खुद की तारीफ छोड़ते हैं और दूसरे वर्ड सोशलिस्ट में चलते हैं। ठीक है, देखो, ये जो वर्ड था ये पहले प्रियम्बल में था ही नहीं। तो ये तो हम सबको ध्यान है कि 42nd में आपने इसको ऐड किया है सर। अब इंदिरा गांधी की उस समय सरकार थी, इमरजेंसी लगी हुई थी, और इसी समय इसे ऐड किया गया। और यही इसकी सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है कि भाई इमरजेंसी के दौरान आपने इसको ऐड किया ना, जब अपोजिशन जेल में था, प्रेस सेंसर्ड थी, और पार्लियामेंट जो है वो खुद रबर स्टैम्प थी। तो क्या एक अमेंडमेंट को जो ऐसे कंडीशंस में पास हुआ हो, उसको आप लेजिटिमेटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन सकते हो या बना सकते हो क्या, या मान सकते हो क्या आप उसको? ये आपका थॉट कंसेप्शन हो सकता है, बट कोर्ट की पोजीशन अलग है। इसमें केस जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है वो डीएस नाकरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। सुप्रीम कोर्ट ने सोशलिस्ट वर्ड को जो है डिफाइन किया है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इट इज अ मिक्स ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म विच इज लीनिंग हेविली टुवर्ड्स गांधीयन सोशलिज्म, विच मींस कि नहीं, स्टेट ओनरशिप ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ये नहीं है इसका मतलब, लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट, ये है इंडियन सोशलिज्म। ये जो हम कई बार पढ़ते हैं ना कि इंडियन मॉडल जो है सोशलिज्म का, वो गांधीयन मॉडल ऑफ सोशलिज्म है, ना कि मार्क्सिज्म है। मतलब लीनिंग टुवर्ड गांधीज्म एंड नॉट मार्क्सिज्म, बट इट इज अ मिक्स एंड अ ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म। तो ये डीएस नाकरा का ये सर पॉइंट ऑफ व्यू था जिसको आप पढ़ते हो। आपके लक्ष्मीकांत में जरूर उसको डायरेक्टली लिखा हुआ है, बट वहाँ डीएस नाकरा का जिक्र नहीं है ना? तो बड़ा ही उसको ब्यूटीफुली कोर्ट ने इस बारे में बातचीत करी, और उन्होंने कहा कि इंडियन सोशलिज्म जो है, इट इज नॉट अ सोवियत स्टाइल सोशलिज्म। दिस इज आल्सो मेंशन बाय द कोर्ट इन द जजमेंट। इंडियन सोशलिज्म इज नॉट सोवियत स्टाइल सोशलिज्म। प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर सकती है, प्राइवेट एंटरप्राइज भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन एक्सट्रीम इनइक्वालिटी एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सट्रीम इनइक्वालिटी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रही है। देखो,
एक और अभी रिसेंटली 2022 में एक वाघ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस हुआ, 2022 में ही। ये बॉम्बे हाई कोर्ट का केस था, ये सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। अब इसमें ये पिटीशन थी कि यार जो सोशलिस्ट वर्ड है इसको आप प्रियम्बल से हटाओ, क्योंकि ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज के अगेंस्ट है। सुप्रीम कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट ने इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया केस। भाई जब कह दिया तुम्हारे को कि यार प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर सकती है, प्राइवेट इंटरप्राइज वर्क कर सकती है, खाली हम एक्सट्रीम इनइक्वालिटी के अगेंस्ट हैं, उसके बाद आप ये बोलोगे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के खिलाफ है, तो कैसे खिलाफ है बताओ। तो आउटराइटली इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। बट डिबेट अभी भी अलाइव है। जैसे अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक और पीआईएल गई, जिसमें ये कहा गया कि आप सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को जो है प्रियम्बल से हटाओ। अब ये पिछले साल काफी हेडलाइंस में रही थी ये न्यूज, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को, आप ये ध्यान रखो, सीधा डिसमिस नहीं किया है और कहा है कि ये जो मैटर है इट वाज अंडर द मैच्योर कंसिडरेशन। अंडरस्टूड? ये मैच्योर कंसिडरेशन मांगता है ये पर्टिकुलर स्पेस आपका, तो इसीलिए उसको उन्होंने होल्ड करके रखा है। आई डोंट नो, बट देर वॉज अ टाइम कम जहां पे हो सकता है कि इस पर्टिकुलर चीज पे भी सुप्रीम कोर्ट वंस एंड फॉर ऑल एक बड़ी बेंच को बिठाए और उसके बाद में फिर ये चर्चाएं, इन जो जितनी भी ये कंट्रोवर्सीज है उनके ऊपर एक फुल स्टॉप लगाए। डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट विल डू दैट वन डे, वेन एवर दे फील कि यार नाउ इट इज द अप्रोप्रिएट टाइम कि अब हम इस चीज पर बात कर सकते हैं, तो दे विल डेफिनेटली डू दैट। तब तक के लिए आप इन चीजों को ध्यान में रखें। तो अब हम आते हैं तीसरे वर्ड पे हमारे, सेक्युलर वर्ड पे। वही सेम 42nd अमेंडमेंट एक्ट में ऐड किया गया आपने, आपके द्वारा, मतलब इंदिरा जी के द्वारा। तो यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ये है कि भले ही ये वर्ड आपके 1976 में आया हुआ है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्युलर करेक्टर है ये 1950 से ही है, और आर्टिकल 25 से 28 के जरिए इसको हम ऑलरेडी, जब हमने बेसिक फीचर्स पढ़े थे, सेलिएंट फीचर्स, तब हम इसको कवर कर चुके थे, है ना। आप सबको याद होना चाहिए। तो अब ये देखो, आप उस समय हमने थोड़ी बहुत बात भी करी थी कि इंडियन सेक्युलरिज्म है क्या आखिर। देखो तीन मॉडल्स आप समझो, सेक्युलरिज्म के तीन मॉडल्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा। जनरली लोग बाग इसको दो तरह के सेक्युलरिज्म में जो है डिवाइड करके और आपको बता देते हैं, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म एंड इंडियन सेक्युलरिज्म। बट हम वेस्टर्न और इंडियन में नहीं डिवाइड करेंगे, इसको हम तीन चीज में डिवाइड करेंगे सेक्युलरिज्म को। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिकन मॉडल की, उसके बाद हम देखेंगे फ्रेंच मॉडल को, फ्रांस के जो मॉडल है, जिसको आप ये लेसीट भी बोल, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है सर, आई डोंट नो फ्रेंच। और उसके बाद में हम देखेंगे सर हमारे इंडियन मॉडल। अब देखो, अमेरिकन मॉडल जो है वो एक स्ट्रिक्ट वॉल है सेपरेशन की। गवर्नमेंट जो है वो रिलीजन से बिल्कुल अलग है, कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। गवर्नमेंट जो है किसी भी कंडीशन में चर्च को फंड नहीं करता है, और मतलब किसी भी सूरत में वो उस पर्टिकुलर चीज में, रिलीजन के मामले में दखल अंदाजी नहीं देता। अब कहते स्ट्रिक्ट वॉल ऑफ सेपरेशन है यहाँ पे, है ना। अब फ्रेंच मॉडल पे आओ, ये और ज्यादा स्ट्रिक्ट है सर। रिलीजन जो है वो आपका पब्लिक स्फेयर से बाहर है। रिलीजियस सिंबल्स गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में कंप्लीटली बैन है, मतलब आप अपनी आइडेंटिटीज, अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को किसी भी सूरत में पब्लिक स्फेयर में इंपोज नहीं कर सकते। जैसे आपके यूएस में फिर भी कोई, मान लीजिए जो इंडियन ओरिजिन के लोग वहां पर हैं, अगर कोई सिख है और वो पगड़ी बांधता है तो वो उसको अलाउड है। बट फ्रांस फ्रांस में ऐसी चीजें नहीं है। फ्रांस में आपको उन्होंने रिलीजन के नाम पे भी कुछ चीजें लेके जाने की कंडीशन में नहीं रखा है। मतलब वो जो वो चर्च वगैरह के लोग होते हैं, क्रिश्चियन लोग, वो जो अपना वो एक पेन वो डाल के रखते हैं गले में, है ना, उनका जैसे हमारे ओम होता है, उनके वो एक क्रॉस का साइन होता है, तो वो क्रॉस साइन भी आप जो है फ्रांस के अंदर मतलब नहीं ले जा सकते हो। तो यहाँ स्पेसिफिकली बात करिए कि पब्लिक स्फेयर में
रिलीजन की कोई एंट्री ही नहीं हो सकती। अब आते हैं इंडियन मॉडल पे। ये और ज्यादा स्ट्रिक्ट है ना, किससे, अमेरिकन मॉडल से तो और ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अब इंडियन मॉडल कैसा है, वो है सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव, इक्वल रिस्पेक्ट एंड इक्वल डिस्टेंट, ये दोनों चीजें हम लेके चलते हैं। गवर्नमेंट जो है वो सभी रिलीजन्स के साथ इक्वली बिहेव करता है, बट गवर्नमेंट, रिमेंबर, रिलीजन के अंदर रिफॉर्म भी कर सकता है। और उसके कुछ हमारे पास प्राइम एग्जांपल्स भी हैं, जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट आया, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट आया, है ना, वो ट्रिपल तलाक वाला, और बहुत सारी चीजें। तो सब इस मॉडल की ही एक एक्सप्रेशन है सर। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट कंसेप्शन पे, दैट इज एस आर बोमई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल में देखेंगे नहीं इसको। एस आर बोमई केस, 9 जज बेंच थी, इसने कहा था सेक्युलरिज्म जो है वो आपका बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। अ पॉलिटिकल पार्टी which has religion as its basis, it cannot form the government। ये बात बोली गई है सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, और ये जजमेंट ने सेक्युलरिज्म को कॉन्स्टिट्यूशनली सुप्रीम बना दिया सर। व्हाट डज द कोर्ट सेज, कि a political party which has the religion as its basis, it cannot form the government। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट केस है सुप्रीम कोर्ट का, वो है जियाउद्दीन, जियाउद्दीन बुखारी वर्सेस ब्रिजमोहन मेहरा। ये 1975 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यह कहा था कि सेक्युलर स्टेट डज नॉट मीन एंटी रिलीजियस स्टेट, इट मीन्स दैट स्टेट विल ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली। ये 75 में कह दिया है। अंडरस्टूड। देखो, आपको ध्यान होगा अभी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 आया, गवर्नमेंट इज इंटरवीनिंग इन द मुस्लिम रिलीजियस एंडाउमेंट मैनेजमेंट। तो कुछ स्कॉलर्स ने आर्ग्यू किया है कि ये इंडियन सेक्युलर मॉडल के अंदर है, मतलब रिफॉर्म पावर्स के अंडर है। बट कुछ ये आर्ग्यू करते हैं कि यार ये सेलेक्टिव है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट में जो है पिटीशन पेंडिंग है, तो ये एग्जैक्टली वही ग्रे जोन है इंडियन सेक्युलरिज्म का। देखो इस पे आप सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है। बट मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जब आप हिंदू सक्सेशन एक्ट हो गया, हिंदू मैरिज एक्ट हो गया, है ना, आपके प्रॉपर्टी के अंदर जो मामला हो गया, मतलब वो सारी चीजें आपने रेगुलेट करी है। एंड आई विल टेल यू वन मोर थिंग ऑल्सो, कि इन ऑल दीज एक्ट, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट वगैरह ये सब जो है, तो इसके अंदर हिंदू वर्ड से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति हिंदू है। इन हिंदू वर्ड के अंदर वो काफी सारी चीजें इंक्लूड करके चलते हैं। वो हिंदू के अंदर आपके सिख को भी रखते हैं, जैन को भी रखते हैं, बौद्ध को भी रखते हैं, और क्रिश्चियन को भी रखते हैं, और उसके साथ साथ पारसी को भी इंक्लूड करके चलते हैं। तो व्हेन आई एम ऑलवेज सेइंग हिंदू हिंदू, आई डोंट मीन हिंदू ओनली, आई मीन एवरी अदर रिलीजन एक्सेप्ट मुस्लिम, be it Parsi, be it Baudd, be it Jain, be it ईसाई, be it और सिख, वो हिंदू के अंदर इंक्लूड करके चलते हैं सर उन सब चीजों को, है ना। उनके हिसाब से उन्होंने चीजों को अंदर जो है वो एड ऑन किया है, उन पर्टिकुलर रिलीजन के रिस्पेक्ट के हिसाब से जो जो चीजें होती है। बट स्टिल व्हाट आई एम सेइंग कि हिंदू डजंट मीन कि सिर्फ हिंदू है ना। तो फ्रॉम माय, अगर उस पर्सपेक्टिव या उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे, तो उसके अंदर मुझे कहीं कोई समस्या नहीं लगती है कि यार अगर आप उस एक पर्टिकुलर रिलीजन में भी अगर कोई चेंजेस आप करते हो तो ठीक है। मतलब इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स हम लोग करते हैं, ये इसने इस देश को बड़ा खराब किया है। अदरवाइज एक बहुत प्रॉपर आर्ग्यूमेंट हो सकता है, और मुझे नहीं लगता है कि कोई व्यक्ति इसको कैसे डिसएग्री कर सकता है, कि जब आप पर्सनल मैटर्स के अंदर अपनी दखलंदाजी नहीं चाहते स्टेट्स की, तो आप क्रिमिनल मैटर्स में क्यों चाहते हो भाई। तो आप अगर पर्सनल मैटर्स अपने हिसाब से गवर्न करना चाहते हो, तो फिर क्रिमिनल मैटर्स में भी बोलो कि हमें अपने हिसाब से करने दो, कि हम हाथ काट देंगे, हम पाँव काट देंगे, ये सब करेंगे। वो उसी एरा में आप चले जाओ फिर। अंडरस्टूड। तो वो वाली चीज है। बट कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो नहीं चाहते हैं कि इवन जो मुस्लिम्स हैं उन कम्युनिटीज के अंदर भी रिफॉर्म हो, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि उनका एक इंटैक्ट वोट बैंक बना रहे। कोई भी पॉलिटिशियन जनरली ये नहीं चाहता है कि आपके बच्चे या कोई भी बच्चा पढ़ लिख जाए।
रीजन बीइंग कि एक गरीब बच्चा, गरीब व्यक्ति, और एक उसमें भी फिर वो पढ़ा लिखा ना हो, तो वो उसका एक बहुत कोर वोट बैंक होता है सर। ये आप हमेशा ध्यान रखो, है ना, ये पॉलिटिक्स के कुछ ग्रे एरियाज हैं। तो हमेशा आप देखोगे जब भी कोई एजुकेशन रिफॉर्म्स या और इन सब चीजों की बात करता है तो उसका बड़ा रिफॉर्म, बड़ा विरोध होता है ना। तो रिफॉर्म्स हर चीज में बहुत जरूरी होते हैं। अब आते हैं हमारे अगले वर्ड पे, दैट इज डेमोक्रेटिक। देखो, ये जो वर्ड है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिप्रेजेंट करता है आपके रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात नहीं करता ये बात करता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की। खाली आप पंचायत पंचायत का लेवल छोड़ दो जहाँ पे आप वार्ड पंच और सरपंच को चुनते हो, अदरवाइज हमारे देश में डायरेक्ट डेमोक्रेसी का है। भाई एक सरपंच है जिसको हम डायरेक्टली चुनते हैं, है ना। तो ये जो डेमोक्रेटिक वर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को नहीं कर रहा है। अब देखो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी होती क्या है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करते हैं जो उनके बिहाफ पर जाके गवर्नेंस करते हैं। लेकिन वहीं आप देखो कि जो ये डायरेक्ट डेमोक्रेसीज होती है जैसे स्विट्जरलैंड है, तो इनमें क्या होता है कि इनके अंदर जो एवरी लॉ, हर लॉ होता है, उस हर लॉ पर, ऑन एवरी लॉ, उसके ऊपर एक रेफरेंडम आपके कराया जाता है। बट हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। भाई आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है वो पब्लिक डोमेन में डाल देते हैं आपके व्यूज वगैरह रखने के लिए, पर आप सबको पार्लियामेंट थोड़ी बुलाते हैं वो, या कोई और बिल्डिंग ले रखी है उन्होंने कि यहाँ पर आओ और बोल के चले जाओ 40 करोड़ लोग, इस बिल पे आपके क्या व्यूज है? नहीं है ना। भाई आपने क्या किया, जैसे मान लीजिए कि मैं जयपुर जयपुर शहर से आता हूँ, है ना, आई कम फ्रॉम दी जयपुर शहर। तो अब मेरे यहाँ से जो एमपी महोदय हैं, जो मैडम चुनाव लड़ी, मंजू शर्मा आई थी, तो एक और मुझे लगता है कि पॉपुलर गवर्नमेंट वाला जो सिस्टम है, प्राइम मिनिस्टरियल वाला, इसमें एक नुकसान सबसे बड़ा ये भी हुआ है कि लोगों को अपने एमपीज के नाम ध्यान नहीं है। रीजन बीइंग कि पीपल जो है अब अपने एमपीज को देख के वोट ही नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक चेहरा देखते हैं और उसको वोट करते हैं। और ये बहुत वेज में चल रहा है, भले चाहे कोई व्यक्ति कांग्रेस के लिए वोट करता हो या बीजेपी के लिए वोट करता हो, या मान लीजिए जहां जहां पर भी मान लीजिए रीजनल पार्टीज हैं, जैसे समाजवादी पार्टी हो गई, तृणमूल कांग्रेस हो गई, तो तृणमूल में भी कोई व्यक्ति किसी एमएलए को वोट नहीं करता है, इट इज अ वेरी फैक्ट। वो लोग बाग ममता बनर्जी को वोट करते हैं। समाजवादी पार्टी में लोग अखिलेश यादव के नाम पे, चेहरे पे वोट करते हैं ना। तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जनरली वोट नहीं करते, वो अखिलेश यादव को वोट करते हैं। इसी तरीके से आपके तमिलनाडु में लोग जो है टीवी के पार्टी को वोट नहीं कर रहे थे, वो विजय थालापति को वोट कर रहे थे या फिर स्टालिन को वोट कर रहे थे, है ना। तो अब हम बात कर रहे थे इसकी, हाँ, रेफरेंडम वाली। तो अब हमें थोड़ी ना बुलाया जाता है, हमारे बिहाफ में जो एमपी है, जैसे मान लीजिए मैं जयपुर शहर से आता हूँ, मेरी जो एमपी महोदय है, वो जब हम लोगों ने, जैसे मान लीजिए मैं 10 लाख की पॉपुलेशन थी और 10 लाख की पॉपुलेशन ने उन्हें चुन के भेजा है, तो वो 10 लाख लोग थोड़ी पार्लियामेंट में जाते हैं और अपनी बात रख के आते हैं। हम हमारी बात उन तक पहुंचाते हैं और उसके बाद वो मैडम आगे उस बात को लोकसभा में या राज्यसभा में, जहां पर भी वो रिप्रेजेंटेटिव है, वैसे तो लोकसभा की बात कर रहे हैं मेनली, तो लोकसभा में जाके वो अपनी बात, जो लोगों की बात है, उनके एरिया के लोगों की बात है, उसको वहां पे रखती है कि भाई हमारे क्षेत्र में ये समस्या है और इसके ऊपर सरकार को ये ध्यान देना चाहिए और ये काम करना चाहिए। अंडरस्टूड? तो इसको आप क्या बोलते हो? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हो। अब मैं ये पूछूं कि क्या हमारे देश में सिर्फ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी काफी है? जो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, क्या ये डेमोक्रेसी काफी है? तो अंबेडकर ने खुद 25 नवंबर 1949 को अपनी लास्ट स्पीच में कहा था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इट कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी। नाउ व्हाट डज द सोशल डेमोक्रेसी मीन? इट मीन्स अ वे ऑफ लाइफ which recognize liberty, equality, and fraternity as the principles of life.
पॉलिटिकल इक्वालिटी तभी लास्ट करेगी जब उसके बेस पे सोशल इक्वालिटी हो। मतलब लोगों को आप जो है लिबर्टी दो, इक्वालिटी दो, फ्रेटर्निटी दो एज प्रिंसिपल ऑफ देयर लाइफ। तो जब वो सोशल डेमोक्रेसी आपकी प्रिवेल करेगी, वो जब स्ट्रांग होगी उसकी फाउंडेशन, तो फिर उसके ऊपर आपकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बिल्डअप कर पाएगी, है ना, इंटैक्ट रह पाएगी। तो ये बड़ा प्रोफाउंड है। अंबेडकर क्या कह रहे थे कि भाई वोटिंग राइट देने से डेमोक्रेसी नहीं आती है देश में। जब तक समाज में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर इक्वालिटी है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन है, तब तक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या है, हॉलो है, खोखली है वो। तो ये अंबेडकर का विजन था 1949 में। और आप खुद ये सोचो कि इस 2026 में हम कहाँ पे हैं, है ना। ये आपसे यूपीएससी नहीं पूछेगा, बट अगेन आई हैव सेड यू कि एक इन्फॉर्म्ड लीगल सिटीजन, एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन होने के नाते ये आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि यार क्या हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से खुश हैं, हमारी सोशल डेमोक्रेसी का क्या। और ये मैं नेताओं से भी, मतलब इनको समझना चाहिए कि आप इस चीज को एक दिन समझो। अगर आप पॉलिटिकल डेमोक्रेसी करते रहोगे ना, तो बहुत दिन चलेगा नहीं। जिस दिन सोशल डेमोक्रेसी की स्थिति खराब हो गई, वो आपको निकाल के फेंकना 5 मिनट का काम है इनका। यू आर नॉट एज ग्रेट एज दोज ब्रिटिशर्स जो 300 साल राज कर गए, पर जिस दिन अपने पे आ गए थे, वो 20-25 साल में रवाना कर दिया था इन्हें। और वो 20-25 साल बाद फिर से खड़े हैं एकदम। ये और देखो आप, वो में लूट के गए, बर्बाद करके गए, बिल्कुल डाउन टोटन करके गए थे। 75 साल के अंदर फिर से ब्रिटेन को पछाड़ के, और जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी में बने। वापस से पीछे खिसक गए एक बार के लिए, बट स्टिल समझ रहे हो बात को। पीपीपी टर्म्स में तो आज भी है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। हाँ, खड़ी है ब्रिटेन। तो नेताओं को ये भ्रम नहीं रहना चाहिए कि हम कोई बहुत अपने आप में तुर्रम खा व्यक्ति हो गए। जिस दिन बाहुबली वगैरह वो अपनी पे आ गई जनता, तो 5 मिनट लगेगी बाहुबली को बाहुबली बनाने। ठीक है, तो रिपब्लिक की बात करते हैं। रिपब्लिक का सीधा सा मतलब होता है कि हेड ऑफ स्टेट जो है आपका, वो इलेक्टेड हो, हेरिडिटरी नहीं हो। भाई इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं, हमारी मैडम द्रौपदी मुर्मू है, तो क्या वो डायरेक्टली इलेक्टेड है? आपने और मैंने वोट किया था मैडम के लिए कि भाई आज द्रौपदी मुर्मू को वोट करना है? नहीं, इनडायरेक्टली वोट था, एमपीज ने जाके वोट किया था। तो आर्टिकल 54 के अंदर इनकी जो है वो आती है। बट लेकिन ये इलेक्टेड है, कोई राजा महाराजा या कोई वो क्वीन विक्टोरिया वाला हिसाब किताब नहीं है। देखो 1950 से पहले इंडिया जो था वो एक डोमिनियन था, एक ब्रिटिश क्राउन का मेंबर था। 26 जनवरी 1950 में इंडिया जो है वो रिपब्लिक बनता है, मतलब ब्रिटिश क्राउन से फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल सेपरेशन हो गया है। अब एक और चीज याद रखो, कॉमनवेल्थ मेंबरशिप जो थी वो हमने रिपब्लिक बनने के बाद भी कंटिन्यू की है। कॉमनवेल्थ की जो मेंबरशिप है वो हमने रिपब्लिक होने के बाद भी कंटिन्यू करी है। 1949 में कॉमनवेल्थ ने ये डिसाइड किया था कि यार रिपब्लिक कंट्रीज भी अब हमारी मेंबर हो सकती है। एंड इंडिया जो है वो पहली कंट्री थी जो रिपब्लिक भी थी और कॉमनवेल्थ की मेंबर भी थी। भाई कॉमनवेल्थ में आप जनरली आज भी ऑस्ट्रेलिया आप देखोगे तो वहां पे हेड ऑफ द स्टेट जो है वो क्वीन एलिजाबेथ ही है। मतलब तो वो किंग आ गया वहां का चाल सुनता, बट फिर भी। अब आप ये और सोच के देखो कि ब्रिटेन वाले हमें सच सिखाते हैं कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, वो 2026 में एक परिवार को आज भी पूछते रहते हैं, है ना, डिवाइन अथॉरिटी की बातचीत करते हैं। और वो इंटेलेक्चुअली हमसे साउंड होने की बात करते हैं, व्हाइट मैन्स बर्डन और इन सब फालतू चीजों में। समझ रहे हो? इन तरह की चीजें हैं जिसपे आप प्राउड फील करा करो। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने भी ये आपसे आह्वान किया है। ऑल्दो वो मेक इन इंडिया और इन सब चीजों को बड़ा बोलते रहते हैं, वो आपके जो है कॉलोनियल माइंडसेट की भी बात करते रहते हैं, बट उन्होंने भी एक और चीज बोली है। उन्होंने कहा है कि ऑन द एमिड ऑफ दिस क्राइसिस और दिस वॉर ऑफ द ईरान यूएस टेंशन, तो उसमें भाई देखिए वो प्राइम मिनिस्टर है, उनको फ्यूचर की सारी चीजें पता है कि आज ये बहुत छोटी चीज है, कल को ये बहुत रिगरस लेवल पर, बहुत रेगुलर लेवल पे ये सब चीजें होंगी, है ना। तो उन्होंने कहा है कि 1 साल तक आप, जब तक ये क्राइसिस चल रहा है, आप पेट्रोल को कम खर्च करो, गोल्ड वगैरह की परचेसिंग जो है उसको आप बहुत कम कर दो, बंद ही कर दो 1 साल के लिए। तो आप, क्योंकि हमारा जो है वो इम्पोर्ट बर्डन जो है वो बढ़ता है इस चीज से ना, तो हमारे फिजिकल करंट अकाउंट डेफिसिट पे बड़ा इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, हमारे फॉरेक्स पे बड़ा इसके ऊपर जो है प्रभाव पड़ता है।
तो हमारी इकोनॉमिक जो कंडीशंस है वही थोड़ी सी हमें उसके ऊपर और ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। उसी तरीके से आप इस चीज को समझो कि जब भी आपको करना हो तो आप अपने आप में प्राउड फील करना स्टार्ट करो ना। जैसे आज कुछ लोग, हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो बेसिकली जब आप देखोगे कि हिस्ट्री के अंदर जब अलग अलग व्यूज आते हैं तो लोगों को लगता है कि नहीं यार, हमें हर व्यूज पे बात करनी चाहिए। नेशनलिस्ट भी अपने आप में, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप उस नेशनलिस्ट की उस पॉलिसी को फॉलो करो, अब आप इसको जो व्यू कहना चाहो, बट मेरे हिसाब से ये है कि आप लोग एटलीस्ट अपनी चीजों पे प्राउड फील करना स्टार्ट करो, है ना। क्योंकि आज के टाइम पर देखिए, ये प्रोटेक्शनिज्म का जमाना है, ग्लोबलाइजेशन और ये सब फालतू बातें हैं, ठीक है। और खुद का माल बेचना है, मोटा मोटी सीधी सी बात ये है। ये पहले भी फालतू की बातें थी, ये चूरन पकड़ाते थे ग्लोबलाइजेशन डीग्लोबलाइजेशन का। ऐसा कुछ नहीं है। जो कंट्री जितनी स्ट्रांग होगी वो उस हिसाब से जो है वर्ल्ड ऑर्डर को मैनेज करके चलेगी सर। ईरान के अंदर अभी हमारे अराउंड 14 या 15 शिप्स खड़े हैं आज की तारीख में, एज ऑफ द डेट मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब। और वो टोल मांग रहे हैं वहां से कि निकलना हो तो। कुछ 7-8 तो हमने थ्रू डिप्लोमेसी फ्री ऑफ कॉस्ट निकलवा लिया अभी। 14 के अंदर स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट ने मना कर दिया है कि भाई हम ये इस तरह की रैंसम मनी नहीं देंगे, है ना। भाई इंटरनेशनल वाटर्स हैं, आप इस तरीके से रोक के खड़े हो तो वैसा काम नहीं चलेगा। कल को हम हमारी 2 पनडुब्बी लगा देंगे मलक्का स्ट्रेट में जाके, लगा दोगे जी, बोलो फिर क्या कर लोगे। इंडियन ओशन में खड़ी कर देंगे 2-4, फिर उससे क्या हो जाएगा। तो ऐसे तो फिर हर कोई कहीं ना कहीं खड़ा कर देगा, और फिर उसके बाद तो एवरीथिंग इज ऑल अबाउट डिप्लोमेसी, और मतलब सारी चीजें हमें देख के करनी होती। तो मेरा आपसे यही व्यू है कि भाई नेशनलिस्ट वगैरह उस हिसाब से आप उस चीज को मत लो, बट एटलीस्ट आप अपनी बातों को तो बड़ी जो है स्पष्टता से रखो। और इन फालतू ये लॉर्ड मैकॉले फकौले, ये लॉर्ड वॉर्ड, इनको सबको भूलो। मैं बार बार कहता हूँ ये सब चीजें। तो 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक बनते हैं। लेकिन जो ब्रिटिश मोनार्क है वो इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट 1949 तक था, जब सी राजगोपालाचारी आपके गवर्नर जनरल थे। रिपब्लिक डे के दिन 26 जनवरी 1950 को, वो इस दिन 26 जनवरी इस ट्रांजिशन को कमोमरेट करता है। और आप जो है उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क से शिफ्ट होते हैं कहाँ पे, रिपब्लिक पे ऑफिशियली, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट की शपथ लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं जस्टिस पे। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ऑल्दो प्रियम्बल में भी बड़ा डिटेल लेक्चर हम पॉलिटी प्रभा के यूट्यूब चैनल पे है सर। तो एक सेकंड। तो प्रियम्बल आपके 3 तरह के जस्टिस की बात करता है सर, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। और ये तीनों अलग अलग डायमेंशन हैं जो हमें देखनी रहेगी। देखो, सोशल जस्टिस जो है वो ये कहता है कि कास्ट, जेंडर, रिलीजन, इन सब के बेसिस पर आपको डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है। रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हो गए, ये सब क्या है, ये सोशल जस्टिस के ही कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस क्या है कि रिसोर्सेज का आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। भाई प्रॉपर्टी राइट्स के साथ सोशल ऑब्लिगेशन। भाई डीपीएसपी में जो आर्टिकल 39 है वो क्या करता है, वो इन्हीं जो कुछ की इकोनॉमिक जस्टिस है उनके प्रोविजंस की बात करता है। पॉलिटिकल जस्टिस ये कहता है कि सबको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का इक्वल राइट होना चाहिए। भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है वो इसीलिए तो ये यहाँ पे है कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। नाउ व्हाट डज ग्रैमनल ऑस्टिन जो है वो इन 3 जस्टिस को क्या कहता है, वो ये कहता है कि यार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो ये ट्विन गोल्स है ना, इनका एक पार्ट है ये। भाई एक तरफ तो आपको इंडिविजुअल लिबर्टी और दूसरी तरफ आपको सोशल रिवॉल्यूशन, ये दोनों की दोनों चीज आपको साइमल्टेनियसली अचीव करनी है। ये आप सबको ध्यान हो तो फर्स्ट सेशन में हम पढ़ के आ चुके हैं ना, जब ग्रेविनल ऑस्टिन अपनी कॉर्नर ऑफ स्टोन ऑफ नेशन वाली किताब में ये कहता है कि 2 तरह के गोल्स हैं जो आपको साइमल्टेनियसली अचीव करने हैं, और बड़ा रेयरली जो है आप इसको फॉलो कर पाते हो। तो उसमें आप एफआर और डीपीएसपी दोनों की साथ में बात करते हो। एक तरफ तो आप राइट दे रहे हो फंडामेंटल राइट्स में, और एक तरफ स्टेट की ऑब्लिगेशन बना रहे हो, और एक तरफ स्टेट को राइट देते हो। भाई स्टेट को गवर्नेंस करनी है। ठीक है। तो ये और जरूर ध्यान रखोगे कि ऑस्टिन के ट्विन गोल्स हैं क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो इंडिविजुअल लिबर्टी और सोशल रिवॉल्यूशन है।
चलिए अगले कीवर्ड पे आते हैं, लिबर्टी पे। ये 5 डायमेंशन है इसमें आपके लिबर्टी में, है ना। थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब ये जो है ये सिर्फ आपके पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स का कोई प्रीव्यू नहीं है। ये एक बहुत ब्रॉडर कमिटमेंट है सर। आपको कोई ये कह के बताता हूँ कि भाई, तो ये लिबर्टी का जो मतलब है ना, वो सिर्फ ये नहीं कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो, नहीं। लिबर्टी का मतलब ये है कि कंडीशंस ऐसी हो कि लोग एक्चुअली ये फील करें कि यार हम फ्री हैं। अंडरस्टूड। इजाया बर्लिन जो पॉलिटिकल फिलोसफर है, उसने नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी में एक डिस्टिंक्शन किया है। नेगेटिव लिबर्टी ये कहती है कि गवर्नमेंट आपको रोक नहीं रही है, गवर्नमेंट आपको रोक नहीं रही है, बस एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शन। बट पॉजिटिव लिबर्टी में वो ये कहता है कि आपके पास एक्चुअली चॉइस करने का ना रिसोर्सेज है। और इंडिया का जो प्रियम्बल है वो इन दोनों चीज को एस्पायर करता है। देखो इस चीज में बहुत फर्क है। एक तो मैं आपसे ये कहूं, एक पुलिस वाला खड़ा, अभी मैं चालान काट नहीं रहा हूँ, जा रोड फ्री है चले जा, रॉन्ग साइड जाना है जा चले जा, अभी हम नहीं खड़े हैं। या सपोज कीजिए, चलो ये तो खैर गलत हो गया एग्जाम्पल ही मेरा, बट मैं कह रहा हूँ भाई कोई रोड है और उस पर वो कह रहा है कि चले जा, मैं नहीं रोकता, मैं नहीं रोकता, जा चले जा। वो सही सही जा रहा होगा उसके बाद भी ये बात है। लेकिन पॉजिटिव लिबर्टी ये कहती है कि भाई आपके पास एक्चुअली में रिसोर्सेज हैं चॉइस करने के लिए। भाई तू कौन होता है पहली बात तो मेरे को कहने वाला, इस रोड पे जा, मेरी मर्जी होगी उस पे जाऊंगा, मेरी मर्जी होगी इस पे जाऊंगा, मेरी चॉइस है। स्टेट नहीं बता सकती मुझे कि मुझे क्या करना है। स्टेट बोले साइंस ले लो, क्यों ले लो भाई, मेरी इच्छा है, मैं आर्ट्स लू, कॉमर्स लू, साइंस लू, कुछ भी ले सकता हूँ। वो पॉजिटिव लिबर्टी है ना। इक्वालिटी की बात करते हैं। इक्वालिटी भी दो तरह की बात करता है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब ये दो दो चीजें अलग है सर, ये एक नहीं है। आप सोचो कहीं इसको एक में पढ़ लो आप। स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी में स्टेटस अलग है, अपॉर्चुनिटी अलग है। तो सबसे पहले इक्वालिटी ऑफ स्टेटस देखते हैं। हर सिटीजन, एवरी सिटीजन, वो लीगली जो है वो इक्वल है। कोई सिटीजन किसी दूसरे सिटीजन से सुपीरियर नहीं है, चाहे वो कितना भी अमीर हो, कितना भी पावरफुल हो। मैं और अंबानी एक हैं, तो फर्क नहीं है हम दोनों में। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी ये कहता है कि आउटकम्स जो है वो इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन इक्वल जो है वो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, वो इक्वल होना चाहिए। और ये जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ये आपके रिजर्वेशन का एक फिलोसॉफिकल बेसिस है। अनइक्वल पीपल को स्टार्टिंग पॉइंट देना। What does Ambedkar said on this particular thing is that here we must begin by acknowledging the fact that there is complete absence of two things in Indian society. First thing is that there is a equality. नहीं है. On the social plane, we have in India a society which is based on the principle of graded inequality. Inequality और वो भी कैसी? Graded inequality. उसके बाद देखो, वो ये कहते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए आपको सबसे पहले तो ये एक्नॉलेज करना पड़ता है कि इनइक्वालिटी है। रिजर्वेशन देखिए कंट्रोवर्शियल है, आई एग्रीड विद दैट। लेकिन अंबेडकर के फ्रेमवर्क में वर्थ जो है वो मतलब इसकी जो वर्थ है किसकी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की, उसका वो एक इंपॉर्टेंस, एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। अंडरस्टूड। भाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अगर आपको अचीव करना है तो उस इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की तरफ जाने के लिए जो आपको टूल चाहिए, उन टूल में से एक टूल है वो रिजर्वेशन का इशू फॉर अंबेडकर। भाई बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि एक तो उन्होंने ये कह दिया सबसे पहले तो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस में कि आप सब बराबर हो, पर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी में वो ये कहते हैं कि मान लीजिए आपने कहा कि ये रेस है, ये 0 से 100 मीटर दौड़ना है आपको, है ना। अब यहाँ 4 आदमी खड़े हैं दौड़ने के लिए, इन सबको 100 मीटर दौड़ना है। अब ये अगर सब एक जैसे हो, मान लीजिए सब 18 ईयर ओल्ड मेल है, तो क्या दिक्कत है, सब फिट है।
दौड़ा लो, क्या दिक्कत है इसमें? तो फिर तो इनको दौड़ाओ आराम से, बिल्कुल एकदम इक्वल करके, कोई समस्या ही नहीं है इसके अंदर। पर अगर मैं आपसे कह दूं कि यार ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति लंगड़ा है ना, डिसेबल्ड है, सॉरी फॉर दी वर्ड, बट किसी को अगर बुरा लगा, बट स्टिल ये मतलब हमारे यहाँ पे बड़ी कॉमन सी टर्मिनोलॉजीज है राजस्थान में, ठीक है। इसमें ऐसा कोई डेरोगेटरी रिमार्क वर्ड ये है नहीं। तो इसके भाई, और तो मैं क्या बोल सकता हूँ उसको, है ना, आपको समझाने के लिए। भाई इस व्यक्ति के पाँव नहीं है, ये लंगड़े हैं। ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को मान लीजिए सुनाई नहीं देता है, ये बहरा है व्यक्ति, है ना, ये भी डिसेबल्ड है। और ये वाला जो व्यक्ति आपके यहाँ खड़ा है, ये व्यक्ति अंधा है, उसको दिखता नहीं है, ये बिल्कुल फिट एंड फाइन है। आप क्या करोगे भाई? अब आप कहोगे इन दोनों को कि नहीं, यहीं से खड़े होकर दौड़ो दोनों दोनों 100 मीटर, फिर कौन जीतेगा? मुझे तो पता है कि भाई ये हर आदमी कह देगा कि ये जीतेगा सर, फिट एंड फाइन व्यक्ति है, इसको ना दिखने की समस्या, ना चलने की समस्या, ना सुनने की समस्या, ना देखने की समस्या, तो यही जीतेगा। तो आपने क्या बोला? ये व्यक्ति बिल्कुल ही डिसेबल्ड है, इसको यहां से शुरू कराओ। कहां से? इसको कहो कि तू 40 मीटर से दौड़ना शुरू करेगा, 60 मीटर से, मतलब इसको सिर्फ 40 मीटर ही दौड़ना है। फिर आपने कहा कि ये जो व्यक्ति है जिसे दिखाई नहीं देता है, इसके लिए हम एक अलग से ट्रैक बना के देंगे, और इसको कहेंगे कि तू सीधा सीधा इसमें दौड़ जा, और डिस्टेंस भी कम कर दिया, मान लीजिए इसको कह दिया 50 मीटर पे दौड़ जा, एक डंडा ले ले और इस ट्रैक पे दौड़ ले, अलग से ट्रैक बना दिया। फिर मान लीजिए ये व्यक्ति थे जिनको सुनाई नहीं देता है, 1 2 3 गेट सेट गो, वो वाली बात सुनाई नहीं दे रही। अब वो सुनाई नहीं दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग के लिए वो बिजी हो गया। तो आपने बोला कि साहब आपको सुनाई नहीं देता, बाकी सब ठीक है आपके, तो आप एक काम करो, आप 80 मीटर से स्टार्ट कर लो, कि भाई जितनी देर में आप एक्शन समझोगे, तो आप और वो पीछे वाला व्यक्ति बराबर हो जाओगे। तो ये क्या हुआ? इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी अचीव करने का इंस्ट्रूमेंट हो। अब बात करते हैं फ्रेटर्निटी की। देखो, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये तीन तो बड़े डिस्कस हो जाते हैं, लेकिन आप फ्रेटर्निटी जो है ना, इसको हमारे नेशनल डिस्कोर्स में सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट किया गया। मतलब जीजा जी आने के बाद जो स्थिति फूफा जी की घर में होती है, वो स्थिति फ्रेटर्निटी की आप लोगों ने कर रखी है। जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी, ये आपके तीन जीजा हैं, और फ्रेटर्निटी जो है वो आपके फूफा जी है। तो अब आपने फूफा जी को पूछना बंद कर दिया, ठीक है। तो फ्रेटर्निटी का ये मतलब है कि ब्रदरहुड, है ना, ब्रदरहुड या फिर सिस्टरहुड। इट इज अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू वन नेशन। हम बात कर रहे थे फ्रेटर्निटी की, कि भाई फ्रेटर्निटी को आपने नेग्लेक्ट करके रखा हुआ है। देखो, इसका मतलब होता है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू वन नेशन, भाई डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये बात भी कौन कह रहा है? प्रीएम्बल कह रहा है। तो फ्रेटर्निटी में आप किसकी बात करते हो? डीयूआई की, डिग्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ। तो अंबेडकर जो थे, वो फ्रेटर्निटी को सबसे इंपॉर्टेंट मानते थे, और उन्होंने कहा कि फ्रेटर्निटी के लिए जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि यार विदाउट फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी के बिना इक्वालिटी और लिबर्टी विल बी नो डीपर देन द कोड्स ऑफ द पेंट। बड़ा पावरफुल मेटाफोर है ये। भाई अगर हम एक दूसरे को भाई बहन नहीं मानते, तो इक्वालिटी और जो लिबर्टी है ना, वो सिर्फ कागज पे रह जाएगी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है, उससे आपने इस चीज को पर्टिकुलरली बोरो किया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। किसको? लिबर्टे, इगाल्टे, फ्रेटर्निटे, ये उनके कुछ वर्ड्स हैं ना, वो एलईएफ वाला जो हम बोलते हैं। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो फ्रेटर्निटी का मतलब है, वो है कास्ट बैरियर्स को तोड़ना, कम्युनल हार्मनी बनाना। ये फ्रेंच कॉन्टेक्स्ट से बिल्कुल अलग है, ठीक है। फ्रेटर्निटी जो है वो प्रियम्बल में सिर्फ यहाँ मेंशन है, आर्टिकल में फ्रेटर्निटी वर्ड का कोई जिक्र तक नहीं है, डायरेक्टली कहीं मेंशन नहीं है।
लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को इंटरप्रेट किया है अपने एंटी डिस्क्रिमिनेशन जजमेंट्स में। तो इससे आप ये इंपॉर्टेंस फील लगा सकते हो कि प्रियम्बल में फ्रेटर्निटी वर्ड्स की कितनी इंपॉर्टेंट है, या एक एक वर्ड की कितनी इंपॉर्टेंस है। अब हम बात करते हैं कीवर्ड्स के, बाद में चलते हैं 3 की सुप्रीम कोर्ट केसेस की। उन तीनों लैंडमार्क केसेस पर हम आते हैं जो प्रियम्बल की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एग्जाम्स के लिए बड़े क्रिटिकल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेरूबारी की। ये कहता है कि प्रियम्बल नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सी मीनिंग। देखो 1947 के पार्टीशन के बाद बंगाल का जो बेरूबारी एरिया था वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों के बीच में डिवाइड होना था। तो इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट 1958 के अंडर इसको आपको जो है एक्सरसाइज को करना था। बट सवाल ये था कि क्या पार्लियामेंट सिंपल लेजिस्लेशन से ये टेरिटरी को ट्रांसफर कर सकती है क्या, या इसके लिए आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने रेफरेंस आंसर देते हुए एक ब्रॉडर स्टेटमेंट दिया, और उसमें यह कहा कि जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही नहीं है, इसीलिए प्रियम्बल को इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से इसे इंटरप्रेट करने के लिए आप आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ की डेफिनेशन आपने दी है उसमें आप उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। ये कब था? 1960s में। 13 साल तक आपकी ये पोजीशन थी कि प्रियम्बल आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं 1973 पे, केशवानंद भारती केस पे। ये 13 जज की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, जो हमारे जुडिशियल हिस्ट्री का सबसे लैंडमार्क केस है, इसके ऊपर हम वापस से बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे अगले कुछ सेशंस में। और भी ये तो हर सेशन में कहीं ना कहीं दिख जाएगा, लेकिन प्रियम्बल के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखो। केशवानंद भारती जो थे ये केरला के एक सेंट थे, जिन्होंने ये चैलेंज किया था कि जो केरला की लैंड रिफॉर्म लॉज हैं वो उनके मठ की जो प्रॉपर्टी है उसको वायलेट कर रही है। अच्छा, अब ये देखो, अब ये केस इतना बड़ा बना क्यों? लेकिन भाई एक छोटा सा मठ है केरला में, उसकी लैंड प्रॉपर्टी ट्रांसफर का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने 13 जज बेंच बिठा दी इसके अंदर। क्योंकि इसने क्या पोस्ट किया था इस केस ने कि एक बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन था, वो ये था कि क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ भी पार्ट अमेंड कर सकती है क्या। 13 जज बैठे थे, 68 दिन, 68 डेज इसकी हियरिंग चली थी सर। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल केस था विच वाज हियरिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और रिजल्ट भी कोई ऐसा नहीं है कि यूनानिमस जजमेंट आया होगा इस केस में, नहीं। 7:6 का जजमेंट था, मतलब मेजोरिटी का एक जजमेंट था, यूनानिमिटी का डिसीजन नहीं था, मेजोरिटी डिसीजन था। प्रियम्बल के बारे में इस पर्टिकुलर केस में देखो आप, कोर्ट ने क्या बोला है। कोर्ट हैज ओवर रूल्ड द बेरूबारी जजमेंट, और प्रियम्बल को ये कहा कि प्रियम्बल इज पार्ट इज पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड बट इट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर। अंडरस्टूड? अब बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होता है? तो कोर्ट ने को एग्जॉस्टिव लिस्ट तो दी नहीं थी, लेकिन क्या मेंशन किया उस समय पे, कुछ चीजें मेंशन जो करी वो थी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपके क्या बोलते हैं रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेक्युलर करेक्टर, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरल करेक्टर, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, जुडिशियल रिव्यू, रूल ऑफ लॉ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये सब चीजें मेंशन करी थी। और प्रीएम्बल के वर्ड्स कौन कौन से मेंशन करें हैं इसमें, जो उसके एलिमेंट्स बनाए गए हैं? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट है। तो ये 24 अप्रैल 1973 का जजमेंट एक आना था, ये हिस्टोरिकल ड्रामा था। इमरजेंसी के बाद आपके इंदिरा गांधी जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो चीफ जस्टिस थे ए एन रे, सॉरी, उनको अपॉइंट किया।
इनको जो है आपने 3 सीनियर जजेस को सुपरसीड करके और सीजेआई बनाया था। और ये केशवानंद के अंदर मेजोरिटी में थे। तो ये जुडिशियल जो इंडिपेंडेंस थी उस पर एक डायरेक्ट अटैक था, बट फिर भी बेसिक डॉक्ट्रिन सरवाइव किया। और आज ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे इंपॉर्टेंट एक प्रोटेक्टिव शील्ड है सर। दो हिस्टोरिक चीजें हुई थी सर, आपको ध्यान हो तो, 24 अप्रैल 1973 को। एक तो केशवानंद भारती का केस का जजमेंट आया, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की जन्म हुई। और उसी के साथ साथ एक और व्यक्ति का जन्म हुआ उस दिन, सचिन रमेश तेंदुलकर का। अब मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट फैंस को ये याद करने में कुछ दिक्कत आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं बोमई केस की। बार बार बात कर रहे हैं, बार बार बात कर रहे हैं ना, ये कहते हैं पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेंड भी कर सकते हैं। एसआर बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को ये कहा कि प्रियम्बल एक टच स्टोन है। क्या बोला बोमई केस में? एक टच स्टोन है। ये वर्ड ध्यान रखोगे, ये जनरली आपको सब जगह नहीं मिलेगा, बट ध्यान रखो। एक टेस्ट है जो ये चेक करता है कि यार कोई भी गवर्नमेंट का जो एक्शन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। कोर्ट ये कहता है कि प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट रिजॉल्व्स टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड दीज कॉन्सेप्ट्स आर द वेरी फाउंडेशन ऑफ आवर पॉलिटी। मतलब प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट से मतलब कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट या सेंटर कोई भी हो, अगर वो कोई ऐसा काम करे जो प्रियम्बल की वैल्यूज के अगेंस्ट हो, तो आर्टिकल 356 के अंडर प्रेसिडेंट का रूल इंपोज किया जा सकता है। और ये प्रियम्बल जो था इसको आपने एक एनफोर्समेंट मैकेनिज्म बना दिया है, इनडायरेक्टली क्या कर दिया है, इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म बना दिया है। एक और केस की बात करते हैं, एलआईसी ऑफ इंडिया केस की बात करते हैं ना। ये एलआईसी ऑफ इंडिया वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन रिसर्च सेंटर का एक केस था 1995 का। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्ड सोशलिस्ट है उसके मीनिंग को बड़ा एक्सपेंड किया, और उन्होंने कहा कि द वर्ड सोशलिस्ट यूज्ड इन द प्रियम्बल इट मस्ट बी रीड इन कंजंक्शन विद द आर्टिकल 38 एंड 39 टू रिड्यूस इनकम इक्वालिटीज एंड स्टेटस एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज। जो आपकी स्टेटस और इनकम की अपॉर्चुनिटीज इनइक्वालिटीज है उनको तो रिड्यूस करना है और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि सोशलिस्ट का मतलब कोई कम्युनिस्ट स्टेट नहीं है, वेलफेयर स्टेट है विद सोशल ऑब्लिगेशन। एक वेलफेयर स्टेट जिसकी कुछ सोशल ऑब्लिगेशन है। ठीक है, एक और केस देख लो, एक्सेल वियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। ये 1979 का केस था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि प्रियम्बल जो है इट इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी लेजिटिमेटली यूज टू इंटरप्रेट द एम्बिगुअस प्रोविजंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसको ध्यान रखोगे आप। ठीक है, इसमें कोर्ट ने बिल्कुल क्लियरली कह दिया था ये बात कि इट वाज लेजिटिमेटली यूज टू इंटरप्रेट द एम्बिगुअस प्रोविजन। मान लीजिए आपके आर्टिकल कहीं पर दो चीजें हैं, दो चीजों में टकराव आ गया। मान लीजिए पार्लियामेंट कोई लॉ लेके आती है और उसके अंदर आर्टिकल के दो प्रोविजंस के बीच में कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है कि यार इसको माने कि इसको माने, किसको ऊपर रखें। तो एक्सेल वियर में आपके सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि उस केस में आप प्रियम्बल को ले आओ बीच में। इस एम्बिगुअस प्रोविजंस के अंदर ये जो आपने प्रोविजन बनाए हैं और ये दो के बीच में आप अटके हुए हो ना कि किसको प्रिवेल करें, प्रियम्बल बीच में ले आओ। अगर प्रियम्बल इधर की साइड चले जाए तो इसको ऊपर मान लो, इधर की साइड चले जाए तो इसको मान लो। अगर एम्बिग्यूटी रिमूव करनी है तो प्रियम्बल को एंटर करो। ठीक है, एक और सवाल आता है कि क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है, बट लेकिन नॉन बेसिक स्ट्रक्चर के पांच को, मतलब वो हमने पढ़ ही लिया शुरू के पांचों, ट्रिपल SDR। ठीक है, तो ऑलरेडी एक बार इसको अमेंड कर ही चुके हैं, 42nd अमेंडमेंट एक 1976 में, बार बार पढ़ते आ रहे हैं। सोशलिस्ट वर्ड, सेक्युलर वर्ड ऐड किया है, इंटीग्रिटी का वर्ड यूज किया है ना। अब एक बात बताओ, क्या सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इनको अमेंड कर सकते हो? तो केशवानंद के बाद तो नहीं कर सकते सर।
ये बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं। पार्लियामेंट इन्हें किसी कंडीशन में रिमूव नहीं कर सकती है। अब पूछो कि सोशलिस्ट और सेक्युलर क्या इन्हें रिमूव कर सकते हो? अब ये डिबेटेड है। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि सिंस ये 1976 में ऐड हुए इमरजेंसी के दौरान तो आप इन्हें हटा सकते हो, लेकिन एसआर बोमई के बाद सेक्युलर को भी तो आपने बेसिक स्ट्रक्चर का एलिमेंट बना दिया है। और सोशलिस्ट जो वर्ड है इसके बारे में जो सर्टेनिटी है वो काफी कम है, क्योंकि इसको भी आप ऑलरेडी काफी डीपली कह चुके हो कि भाई ये गांधीयन वाला मामला है, और वेलफेयर स्टेट विद आपने इसको सोशल ऑब्लिगेशन की बात करी है। कम्युनिस्ट स्टेट का जो एम्बिग्यूटी है उसको तो आपने क्लियरली रिमूव कर ही दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल गई थी अभी 2025 में, जिसमें कहा गया था कि सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को हटा दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार यू कैन नॉट और वी कैन नॉट राइट सॉरी रीराइट द हिस्ट्री, दीज वर्ड्स आर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे आर रिफ्लेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल विजन। ये उन्होंने प्राइमरी आर्गुमेंट दिया है। फुल बेंच का मैटर अभी पेंडिंग चल रहा है ना, इसलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे इस बारे में। देखो प्रियम्बल जो है वो सिर्फ कोई हिस्ट्री नहीं है, ये आज भी बड़ी रिलेवेंट है। हर न्यूज आइटम में प्रियम्बल का कोई ना कोई डायमेंशन आपको देखने को मिलेगा ही। जब मणिपुर के अंदर सिचुएशन खराब हुई 2023 से 2025 के बीच में, जब स्टेट में एक प्रोलॉन्ग्ड एथनिक वायलेंस था, सवाल ये उठा कि स्टेट सॉवरेनिटी और सेंट्रल सॉवरेनिटी का जो बैलेंस है वो कहाँ है। आर्टिकल 355 में ये सेंट्रल की ड्यूटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि आप स्टेट की जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है उनसे आप उसको बचाओगे। तो सॉवरेनिटी का मैटर आया वहां पे, बिल्कुल आया। सुप्रीम कोर्ट में 2025 में आपके वेल्थ इनइक्वालिटी पर एक जजमेंट आया है। मतलब एक अंबानी फैमिली की जो एसेट्स हैं और जो मिनिमम वेज वर्कर्स हैं उनके बीच का जो गैप है उस पे पीआईएल डाली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 39 डीपीएसपी को साइट किया है और प्रियम्बल का ये कहा है कि जो सोशलिस्ट करेक्टर है, ये चीज जो दिखा रहा है कि वो आज भी अलाइव है। जब सेक्युलर वर्ड की बात करते हो तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 ऑलरेडी डिस्कस्ड है हमारे साथ। यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिबेट आज भी कंटिन्यू है। होम मिनिस्ट्री ने 2025 में फिर से यूसीसी का एक ड्राफ्ट सर्कुलेट किया स्टेट्स को। आपके उत्तराखंड में आ चुका है, गुजरात में चल रही है बात, गोवा में आपके यूसीसी है। इस ड्राफ्ट को कुछ स्टेट ने जो है आपके रिफ्यूज किया। तो सेक्युलरिज्म और पर्सनल लॉ, इन दोनों के बीच की ये ऑनगोइंग बैटल आज भी कंटिन्यू है। डेमोक्रेटिक वर्ड की अगर मैं बात करूं तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में जिसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन और राइट टू इंफॉर्मेशन के ग्राउंड्स पर डिस्क्वालीफाई किया गया था इसको, सॉरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था इसको। वहां जाके आपने डेमोक्रेसी का जो मीनिंग है उसको प्रैक्टिकली डिफाइन किया है। कास्ट सेंसस अभी हुआ 2025 में बिहार, कर्नाटक। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी नेशनल कास्ट सेंसस अनाउंस किया है। तो क्या फ्रेटर्निटी वर्ड नहीं आ रहा है इसमें? फ्रेटर्निटी की डिबेट नहीं छिड़ रही है इसके अंदर? जब आप कास्ट सेंसस करा के कास्ट में बांट दोगे तो ब्रदरहुड में तुम क्या कह रहे थे दादा भाई की कास्ट हटाओ ना यार, फिर से तुम कास्ट सेंसस पे ले जा रहे हो देश को। डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। तो क्या ये कास्ट के डेटा से डायरेक्टली इफेक्ट होंगे कि नहीं होंगे जब कास्ट सेंसस आ जाएगा? ये आपके नेशनल लेवल पॉलिटिक्स के नेशनल पॉलिटिशियंस की डिस्कोर्स की स्थिति है सर, कि कास्ट सेंसस पे आज आप डिबेट करते हो और आप बोलने में हिचकिचाते हो। समझो बात को, ये स्थिति है, ये कंडीशन है। आपके नेशनल लेवल पॉलिटिशियंस का डिस्कोर्स ये है। आप उनसे उम्मीद करोगे कि आपके लिए कुछ अच्छी बात करके जाएंगे? इनकी बुद्धि का स्तर आज भी कास्ट सेंसस है। ये 1947 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना के गए हैं ना, उन लोगों की स्थिति नहीं थी जो आज के नेताओं की है। और ये बैठ के चर्चा करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, कितनी भयावह स्थिति है। खैर छोड़ो, एक रिवीजन कर लेते हैं 2 मिनट का फटाफट इसका, और फिर इस सेशन को एंड करते हैं और अगले सेशन की तरफ बढ़ते हैं। 2 मिनट का ब्रेक लेके, है ना। देखो क्या याद करोगे? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नेहरू से आया 13 दिसंबर 1946 को, 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट होता है और फाइनलाइज कब होता है? 26 नवंबर 1949 को। वी द पीपल क्या दिखा रहा है? पॉपुलर सॉवरेनिटी को दिखा रहा है। इट वाज इनेक्टेड एंड नॉट ग्रांटेड
42nd अमेंडमेंट एक्ट क्या ऐड करता है? सोशलिस्ट सेक्युलर प्लस इंटीग्रिटी वर्ड। बेरूबारी क्या बोलता है? प्रियम्बल नॉट पार्ट। केशवानंद ओवर रूल्ड करता है, प्रियम्बल इज पार्ट, इट कैन बी अमेंडेड बट नॉट द बेसिक स्ट्रक्चर। एस आर बोमई क्या कहता है कि प्रियम्बल इज टच स्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्युलरिज्म क्या है? वो बेसिक फीचर है। सोशलिस्ट वर्ड, इंडियन सोशलिज्म की बात करते हैं, वेलफेयर स्टेट की, किसी कम्युनिस्ट स्टेट की नहीं। कौन से केस में बोला था? डीएस नकारा में। सेक्युलर वर्ड से क्या मतलब क्या है हमारे यहाँ पे? सर्वधर्म संभाव, इक्वल रिस्पेक्ट एंड इक्वल डिस्टेंस एंड नॉट द स्ट्रिक्ट सेपरेशन लाइक अमेरिकन एंड फ्रेंच मॉडल। Fraternity, which is in Ambedkar's most important value, that without fraternity, equality and liberty will be no deeper than coats of paint. वो पेंट के धब्बे होते हैं ना, मतलब मान लीजिए एक दीवार पेंट करनी है आपको, तो आपने एक यहाँ मार दिया, पूरी दीवार नहीं आपने पेंट करी है, कुछ कुछ जगह पे कोटिंग्स कर दी बस, तो वो उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, 5 लिबर्टीज हमने देखी थी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। 3 तरह के जस्टिस देखे थे, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, है ना। इक्वेलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी देखी थी। तो सेशन 3 कंप्लीट करते हैं। प्रियम्बल हमारा काफी डिटेल में हमने कवर किया है इसको, बड़ा सरफेस से लेकर के डेप्थ पे हम गए। तो एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं और उसके बाद सेशन 4 में हम बातचीत करेंगे सिटीजनशिप पर, जिसमें हम आर्टिकल 5 से 11 पढ़ेंगे, सिटीजनशिप एक्ट 1955 को पढ़ेंगे। उसके बाद में जो है वो टॉपिक्स पढ़ेंगे जो 2019 से इंडिया में बड़े फायर स्टॉर्म बन गए, जिसमें आपका सीए, एनआरसी, एनपीआर। ठीक है, तो बड़ा हैवी सेशन होगा ये। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लोग। तब तक के लिए आप भी पानी वानी पियो, चाय पियो और थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करो। ठीक है।